हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल में। ये एनवायरनमेंट की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया है? तो 1972 में लागू किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? पर्यावरण के संरक्षण और उद्देश्य जो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बनाया गया 1986 में। कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारियों को मान्यता कब दिया गया? तो याद रखिएगा, दिसंबर 2006 को दिए गए। फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो दिए गए। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है इंडिया में? 1980 में। ओके, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है इंडिया में? 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। किसका किसका करेगा? व्यवस्था का, समर्थन का, नियंत्रण का, संरक्षण का और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्रण और फसल परागण, जिसे क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन भी कहा जाता है। एक समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले डायटम आते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी, स्वयं से खुद का भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्रस्टेशियाई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं। किस पे? ये डायटम पे ये निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। फिर हैरिंग आती है, मांसाहारी उपभोक्ता जो कि क्रस्टेशियाई पर डिपेंड करते हैं। जैव वानिकी या बायोनॉमिक्स के संबंध में जो सही है वो क्या है? या पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम है किसका? इकोसिस्टम का। पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैव वानिकी अथवा बायोनॉमिक्स शब्द बायो और नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमोस से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पहले मैंने दोनों शब्दों को तोड़ के पहले उनकी डिटेल्स आपको बता दी, और इसका मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। जीवन के नियम क्या होते हैं? रूल्स ऑफ लाइफ। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है कौन? पिक्नोक्लाइन। घनत्व प्रवणता जो होती है वो जो दर्शाने वाली जो चीज़ होती है क्या कहलाती है? पिक्नोक्लाइन बोला जाता है उसे। किसी जल में लवण प्रवणता को प्रदर्शित करती है कौन? हैलोक्लाइन। ठीक है, जब घनत्व की बात आए, घनत्व प्रवणता की, तो पिक्नोक्लाइन याद रखिएगा। लवणता प्रवणता की जब बात करें तो क्या बताएंगे आप? हैलोक्लाइन बताएंगे। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है कौन? थर्मोक्लाइन करती है, थर्मोक्लाइन। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, अपवेलिंग जिसे कहा जाता है, क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं, पोषकों को सतह पर लाके। अपवेलिंग होता है तो पोषक तत्व क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या? समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र जो सेंसिटिव जोन होता है जिन्हें घोषित किया जाता है, किस एक्ट के तहत ये किया जाता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को किया गया है क्या? विनियमित किया गया है। ओके, विनियमित किया गया है। आगे देखिए, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते वह क्या है? जल की सीमाओं एवं आग के कारण नहीं किया जाता। ओके, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है क्या? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। मतलब कि एक पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा था उसकी जगह पर जब एक नया सक्सेशन आ जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहा जाता है। अगला देखते हैं, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहले नगरीकरण होता है, फिर प्रवास होता है, फिर आस्थापन होता है, फिर प्रतिक्रिया होता है, फिर स्थिरीकरण होता है, यानी कि स्टेबलाइजेशन होता है। 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। किसने दी थी? एफ क्लीमेंट ने दी थी। किसने दी थी? एफ क्लीमेंट ने दी थी। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है।
जैव विविधता राष्ट्रीय उद्यानों में, अब इसमें हम जैव विविधता से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है कहाँ? इन सीटू संरक्षण स्थान में। ओके, स्वस्थान जो होता है इन सीटू मतलब जहाँ पर जो उत्पन्न हुआ उसको वहीं पे जब कंजर्व किया जाता है या उसको संरक्षण दिया जाता है उसे इन सीटू कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा ना हो। किसे? प्रकृति के संरक्षण को। ओके, प्रकृति के संरक्षण को। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई? 1976 में की गई और ये WWF, ठीक है, WWF और IUCN का ये क्या है? गठबंधन है, कोलिशन है। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के तौर पे। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया गया। किसके द्वारा? विटेकर। ओके, विटेकर फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसी को बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन के आनुवांशिक जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन किया जाता है। किसके द्वारा? जैव विविधता के द्वारा। के जैव विविधता के द्वारा किया जाता है। एक मिनट। जैव विविधता के नाश के कारण क्या है? तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश, ये सब रीज़न बन रहे हैं किसके? बायोडायवर्सिटी के डिग्रेड होने के पीछे। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश, ये माना जाता है बायोडायवर्सिटी के डिक्लाइन का प्रमुख रीज़न माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसका? जैव विविधता के ह्रास के लिए। ओके, जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। ठीक है, आवासीय विनाश होगा तो उससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी में जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। कौन? वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ये सारे रीजन्स माने जाते हैं किसको? बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं से होता है। झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फार्मिंग भी कहा जाता है। देश के पूर्वी ईस्टर्न में और नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में एक खेती प्रचलित है जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉटस्पॉट हैं कहाँ पे? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं कहाँ पे? उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में। पोलर रीजन की बात हो रही है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं, तो उनके नाम क्या हैं? पूर्वीय हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। ओके, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना जाएगा किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1988 में किसने? नॉर्मन मायर ने किया। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया। जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ था, वह क्षेत्र कहलाता है क्या? हॉटस्पॉट कहलाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो सिकोया, रेडवुड सिकोया, जो कि यूएस में स्पेशली येलोस्टोन पार्क में बहुत ज़्यादा है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में न देखी जाए। कब? तो 50 वर्ष तक अगर कोई चीज़ ना दिखे तो उसे क्या मान लिया जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है। ओके, विलुप्त हो गई।